भारत का संविधान क्या लगता है ये रातों रात लिख दिया गया? जी नहीं। इसकी कहानी, इसकी जड़ें लगभग 200 साल लंबे ब्रिटिश शासन में फैली हुई हैं। ये कहानी है व्यापार की, बगावत की और उन कानूनों की जिन्होंने मिलकर एक राष्ट्र का भविष्य तय किया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान की नींव आखिर कैसे रखी गई। ये सवाल आज भी कितना हैरान करता है ना? कि भाई ये कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते इस पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। जवाब छिपा है उन कानूनों में जो बनाए तो गए थे कंपनी पर लगाम कसने के लिए, पर अनजाने में ही यही कानून आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे की पहली ईंट साबित हुए। कहानी शुरू होती है साल 1608 से। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचे। मकसद साफ था, व्यापार। लेकिन अगले 150 सालों में खेल पूरी तरह से पलट गया। 1765 आते आते बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को सिर्फ मुनाफा नहीं मिला, बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने और न्याय करने का अधिकार भी मिल गया। आसान भाषा में कहें तो पैसा भी उनका और फैसला भी उनका। बस यहीं से एक व्यापारी के शासक बनने का सफर शुरू हो गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला दौर था 1773 से 1858 तक का, जिसे हम कहते हैं कंपनी का शासन। मतलब कंपनी सामने थी और ब्रिटिश सरकार पर्दे के पीछे से डोर खींच रही थी। और फिर आया दूसरा दौर 1858 से 1947 तक। 1857 की क्रांति के बाद इस बार कोई पर्दा नहीं था। सत्ता सीधे सीधे लंदन में बैठे सम्राट के हाथ में थी। तो चलिए पहले दौर की बात करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ब्रिटिश संसद ने जो शुरुआती कानून बनाए, उनका मकसद भारतीयों पर राज करना था ही नहीं। उनका असली निशाना तो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो बेहिसाब अमीर और ताकतवर होती जा रही थी और जिसके अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुके थे। इसी लगाम कसने की शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने माना कि कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ताकत भी है। इसी कानून ने बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। इसका सीधा मतलब था कि अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर भी कलकत्ता को रिपोर्ट करेंगे। यहीं से भारत में सत्ता के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस कानून ने एक बहुत बड़ी और साफ बात कही। इसने कंपनी के जीते हुए इलाकों को पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का नाम दिया। ये एक तरह का ऐलान था कि असली बॉस कौन है। मतलब कंपनी सिर्फ एक मैनेजर थी, मालिक तो ब्रिटिश सरकार ही थी। और इसी एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया। और केंद्रीकरण का ये सिलसिला 1833 के चार्टर एक्ट में अपने चरम पर पहुंच गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और ये पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी व्यापारिक गतिविधियां खत्म कर दी गई। अब वो एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। और फिर आया साल 1857, एक ऐसी क्रांति जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये वो भूचाल था जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। और इसी विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1857 की आग ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया था कि उन्होंने फैसला किया कि अब कोई और रिस्क नहीं लेना। कंपनी का राज खत्म। अब भारत पर सीधे लंदन से ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। ये सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, ये शासन की पूरी सोच में बदलाव था। और मकसद सिर्फ एक, भविष्य में फिर कभी 1857 जैसी बगावत ना हो। तो इस नए दौर की शुरुआत हुई 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सारी सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसराय कहलाने लगा, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। अंग्रेजों को एक बात तो साफ समझ आ गई थी कि इतने बड़े देश पर सिर्फ ताकत के दम पर राज नहीं किया जा सकता, उन्हें भारतीयों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो एक नई रणनीति अपनाई गई।
भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत जगह दे दो, ताकि उनका गुस्सा सिस्टम के अंदर ही निकल जाए, सड़क पर बगावत बनकर ना फूटे। आप कह सकते हैं, नियंत्रण हमारा, सहयोग तुम्हारा। लेकिन ये सहयोग भी आप समझिए चम्मच से दिया जा रहा था, बहुत धीरे धीरे। 1861 में पहली बार कुछ भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली। फिर करीब 30 साल बाद 1892 में उन्हें बजट पे बहस करने का थोड़ा बहुत अधिकार मिला। और फिर आया 1909, जब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत। जी हाँ, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया, यानी मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। इस एक कदम ने बांटो और राज करो की नीति पर कानूनी मोहर लगा दी। इसने वो बीज बो दिए जिसकी कड़वी फसल हमें बाद में विभाजन के रूप में काटनी पड़ी। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते माहौल बदल चुका था। अब स्वशासन यानी सेल्फ रूल की मांग जोर पकड़ रही थी। इस बढ़ते दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार को कुछ और बड़े, हालांकि अभी भी अधूरे, लोकतांत्रिक सुधार करने पर मजबूर होना पड़ा। 1919 का कानून एक बहुत ही अजीब सी व्यवस्था लेकर आया, जिसे कहा गया द्वैध शासन या डायर की। इसे यूं समझिए कि प्रांतीय सरकार के कुछ विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन जो असली मलाई वाले विभाग थे जैसे वित्त और पुलिस, वो अंग्रेज गवर्नर ने अपने पास ही रखे। ये आधा अधूरा अधिकार था, पर इसी कानून ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनावों का रास्ता भी खोला। और फिर हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसे आप आज़ाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट या रफ ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा योगदान था शक्तियों का बंटवारा, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि यही व्यवस्था आज भी हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे संविधान का जो पूरा संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, इन सब की जड़ें 1935 के इसी कानून में है। इसने अनजाने में ही सही, लेकिन आज़ाद भारत के संविधान निर्माताओं के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, और ब्रिटेन भी। तब फरवरी 1947 में लंदन से वो ऐतिहासिक ऐलान हुआ जिसका सदियों से इंतजार था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। इस कहानी का जो आखिरी पन्ना लिखा गया वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक ऐसा कानून जो एक तरफ आज़ादी की सुबह लेकर आया, तो दूसरी तरफ विभाजन की काली रात भी। इसने 200 साल के ब्रिटिश राज का अंत किया और भारत पाकिस्तान नाम के दो नए आज़ाद देशों को सत्ता सौंप दी। और आखिर में वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत एक आज़ाद मुल्क था। 2 सदियों का ब्रिटिश शासन आखिरकार खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि इन 200 सालों की विरासत आखिर थी क्या? वो थी कानूनों का एक ऐसा ढांचा जो बनाया तो गया था नियंत्रण के लिए, गुलामी के लिए, लेकिन विडंबना देखिए, उन्हीं कानूनों के ढांचे ने अनजाने में ही सही एक आज़ाद राष्ट्र के संविधान का आधार तैयार कर दिया। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है।